नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के कुछ सबसे अहम अनुच्छेदों को समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, ये सिर्फ कानून नहीं बल्कि हमारे देश का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए, इस बड़े विषय को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे एक आम नागरिक के अधिकारों से और फिर धीरे धीरे सरकार की शक्तियों तक जाएंगे। सबसे पहले ये सवाल जरूरी है। असल में ये अनुच्छेद सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि ये वो बुनियादी नियम है जो तय करते हैं कि सरकार कैसे चलेगी, एक नागरिक के तौर पर हमारे अधिकार क्या होंगे और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की जिस पर नागरिक और सरकार का रिश्ता टिका है। ये है हमारे अधिकार और कर्तव्य। हमारे संविधान का एक सबसे बड़ा स्तंभ है अनुच्छेद 14। इसका मतलब सीधा सा है, कानून के सामने हर कोई बराबर है, कोई छोटा या बड़ा नहीं। ये न्याय की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। और देखिए हमारा संविधान कितना प्रगतिशील है। ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं करता, बल्कि अनुच्छेद 17 के जरिए अस्पृश्यता यानी छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने का ऐलान करता है। समानता के अलावा अनुच्छेद 19 हमें बोलने की आज़ादी जैसे कई जरूरी अधिकार देता है, और अगर कोई इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो अनुच्छेद 32 हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देता है। लेकिन हाँ, अधिकारों के सिक्के का दूसरा पहलू भी है, अनुच्छेद 51A, जो हमें हमारे मौलिक कर्तव्यों की याद दिलाता है। अच्छा, तो नागरिकों के अधिकारों की बात हो गई, पर देश को चलाएगा कौन और कैसे? चलिए अब सरकार के पूरे ढांचे को समझते हैं। तो देखिए, भारत की संसद के 2 घर हैं। एक है लोकसभा, जिसका जिक्र अनुच्छेद 81 में है। यहाँ वो लोग बैठते हैं जिन्हें हम सब सीधे वोट देकर चुनते हैं। और दूसरा है राज्यसभा, अनुच्छेद 80 के तहत, जो हमारे देश के राज्यों की आवाज़ है। अब इस पूरे सिस्टम को सही से चलाने के लिए कुछ मजबूत स्तंभ भी हैं, जैसे अनुच्छेद 124 के तहत हमारा सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल हैं, जो सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं। और अनुच्छेद 148 में CAG, जो सरकार के हर खर्चे पर नजर रखते हैं। अब बात करते हैं इस पूरे ढांचे के मुखिया की, यानी भारत के राष्ट्रपति की। चलिए देखते हैं कि संविधान उन्हें क्या भूमिका और शक्तियां देता है। राष्ट्रपति के पास कई तरह की शक्तियां हैं। एक तरफ अनुच्छेद 72 उन्हें किसी की सजा माफ करने की शक्ति देता है, तो दूसरी तरफ अनुच्छेद 85 उन्हें लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी देता है। ये दिखाता है कि उनकी भूमिका कितनी अहम है। सरकार चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पैसा। तो अब देखते हैं कि संविधान देश के खजाने यानी पैसे से जुड़े मामलों को कैसे संभालता है। देखिए, जब पैसे से जुड़ा कोई कानून बनता है तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। अनुच्छेद 110 बताता है कि कौन सा बिल मनी बिल कहलाएगा। और सबसे दिलचस्प बात, अनुच्छेद 109 कहता है कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है। इससे पता चलता है कि पैसों के मामले में जनता के सदन को ज्यादा ताकत दी गई है। और ये नंबर 112 बहुत जरूरी है। यही वो अनुच्छेद है जो सरकार के लिए हर साल देश के सामने अपनी कमाई और खर्च का लेखा जोखा रखना अनिवार्य बनाता है, जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं। किसी भी देश के लिए संविधान ऐसा होना चाहिए जो वक्त के साथ चल सके और मुश्किल हालात में रास्ता भी दिखाए। हमारा आखिरी हिस्सा इसी बारे में है, आपातकाल और संशोधन। अनुच्छेद 356 ये एक ऐसा प्रावधान है जिस पर हमेशा बहुत बहस होती है। ये केंद्र सरकार को तब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति देता है जब वहां की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पा रही हो। संविधान में अलग अलग संकटों के लिए अलग अलग रास्ते हैं। अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल तब होता है जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाए। वहीं अनुच्छेद 360 का इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब देश पर कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ जाए। अच्छी बात यह है कि इसकी जरूरत आज तक नहीं पड़ी है। और अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे खास अनुच्छेद पर, 368। यही वो शक्ति है जो हमारे संविधान को एक जीवित दस्तावेज यानी लिविंग डॉक्यूमेंट बनाती है। यह हमारी संसद को अधिकार देता है कि वो समय और समाज की जरूरतों के हिसाब से संविधान में बदलाव कर सके। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। संविधान वकीलों का बनाया कोई सूखा दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये जिंदगी की एक गाड़ी है और इसकी आत्मा हमेशा वक्त के साथ चलती है। तो हमने देखा कि ये अनुच्छेद कैसे हमारे समाज और देश को एक ढांचा देते हैं। अब एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।
संविधान का वो कौन सा हिस्सा है जो किसी की रोजमर्रा की जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है?